नमस्कार दोस्तों आज की वीडियो में हम जीके के इम्पोर्टेंट 25 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो दोस्तों आप इन 25 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन अगर आप सही कर लेते हैं तो दोस्तों आपकी जीके की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। तो दोस्तों आप अपने को चेक कीजिएगा कि हमने कितने क्वेश्चन 25 में से क्वेश्चन को कितने सही किए हैं, और दोस्तों मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस सही हुए हैं, है ना। तो दोस्तों आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, भारत का पेरिस किस शहर को कहा जाता है ना। तो दोस्तों आपके पास ऑप्शन है कानपुर, श्रीनगर, वाराणसी, जयपुर, है ना। तो इसमें दोस्तों आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा जयपुर रहेगा। ठीक है दोस्तों, हमारा सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। जो सत्यमेव जयते है वो कहाँ से लिया गया है, रामायण से, महाभारत से, मुंडकोनिषद से, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका हमारा सही आंसर रहेगा मुंडकोनिषद से। ठीक है, सत्यमेव जयते मुंडकोनिषद से लिया गया है। अब दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा का नाम है। तो दोस्तों अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, तेलुगु। तो दोस्तों जो भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है वो है हिंदी। क्या, हिंदी। तो हमारा दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा हिंदी। ठीक है, तो दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है। आधुनिक युग में देखो, पहले तो तुलसीदास को तुलसी कहा ही जाता था, बट आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है। ठीक है, हमारे ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त, कबीर दास, गोपाल सिंह नेपाली। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है, मैथिली शरण गुप्त को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, संस्कृत व्याकरण के जनक किसे माना जाता है। संस्कृत व्याकरण के जनक किसे माना जाता है, हमारा ये क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है तुलसीदास को, मनु को, वाल्मीकि को, पाणिनि को। तो दोस्तों इसका जो आंसर है सही वो है हमारा पाणिनि को। किसको, पाणिनि को, है ना। संस्कृत व्याकरण का जनक किसे माना जाता है, पाणिनि जी को माना जाता है। अब दोस्तों हम अगला क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है। तो दोस्तों जो संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य है वो क्या है, महाभारत। क्या है, महाभारत संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कहलाता है। अब दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी विषय के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार, हिंदी विषय के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, किस विषय के लिए बात कर रहे हैं दोस्तों, हिंदी विषय के लिए। तो दोस्तों जो हिंदी विषय के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो सुमित्रा नंदन पंत को प्रदान किया गया था। किसको, सुमित्रा नंदन पंत को, है ना। तो दोस्तों आप जरूर बताइएगा आपका स्कोर क्या रहा। और दोस्तों यदि आप नए व्यूअर हैं, यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया। ठीक है, सबसे अधिक बार जो बजट है वो किसने पेश किया। तो दोस्तों सबसे अधिक बार जो बजट है वो किया था मोरारजी देसाई। जो मोरारजी देसाई हैं इन्होंने सबसे अधिक बार बजट पेश किया था। अब दोस्तों एक फैक्ट की बात करें कि जो बजट है वो कौन से अनुच्छेद में है ना। तो जो बजट है दोस्तों, है ना, 112वें अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। ठीक है, जो बजट है, वित्तीय बजट है, उस वित्तीय बजट का कितने में, 112वें अनुच्छेद में वर्णन किया गया है। और दोस्तों यदि हम बात करें वित्तीय बजट की कि जो बजट है किस सूची में आता है, तो दोस्तों जो बजट है वो समवर्ती सूची में आता है। कौन सी, समवर्ती सूची में आता है। ठीक है दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। हाँ ठीक है ना। तो मोरारजी देसाई ने किया था, ये कौन सी अनुच्छेद में आता है, 112 में आता है। और कौन सी सूची में रखा गया है, समवर्ती सूची में। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों भारत का शेक्सपियर कालिदास जी को कहा जाता है। ठीक है,
और यदि भारत के नेपोलियन की बात करें तो उन्हें किसको कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन को संविधान सभा में कब अपनाया गया। तो दोस्तों जो भारत का राष्ट्रीय गान है उसको संविधान सभा में 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को। और दोस्तों आपको एक बात और बता देता हूँ, जो संविधान सभा जो राष्ट्रगान है दोस्तों, इस राष्ट्रगान को गाने में हमें 60 सेकंड का समय लगता है। इस 60 सेकंड में हमें इस राष्ट्रगान को कंप्लीट करना होता है। और यदि राष्ट्रगीत की बात करें तो दोस्तों 1 मिनट 5 सेकंड मतलब 65 सेकंड का हमें इसमें समय लगता है। अब दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रगीत को गाने में कितना समय लगता है। ठीक है, अब यहाँ राष्ट्रगीत की बात कर रहे हैं, अब वहाँ पर राष्ट्रगान की बात की थी, यहाँ पर राष्ट्रगीत की, है ना। तो दोस्तों जो राष्ट्रगीत है उसको गाने में कितना समय लगता है, 1 मिनट 5 सेकंड मतलब 65 सेकंड का समय लगता है। और राष्ट्रगान को 60 सेकंड का और राष्ट्रगीत को 65 सेकंड का। ठीक है दोस्तों, चलो हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या लगाओगे आप, वांद है ना। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, वाघ है। ठीक है, अब दोस्तों हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन दोस्तों है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय बजट का वर्णन है। तो दोस्तों मैंने अभी आपको बता दिया था कि जो वित्तीय बजट है वो 112वें अनुच्छेद में इसका वर्णन है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 112। ठीक है, अब दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन है। तो दोस्तों राष्ट्रगान जन गण मन के जो रचयिता हैं वो क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, अब दोस्तों यदि राष्ट्रगीत की बात करें तो राष्ट्रगीत के कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। और जनगण मन राष्ट्रगान के रचयिता कौन है, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है दोस्तों, चलो हम अगले क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को भारत सरकार ने कब अपनाया। तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है इसे भारत सरकार ने कब अपनाया, सॉरी दोस्तों राष्ट्र चिन्ह की बात कर रहे हैं, किसकी, राष्ट्रीय चिन्ह की। ठीक है, तो दोस्तों जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है इसको संविधान सभा ने कब अपनाया। तो इसका जो आंसर है 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया, है ना। चलो अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है। तो दोस्तों जो आधुनिक युग की मीरा हैं इसके किसे जाना जाता है। तो दोस्तों जो महादेवी वर्मा है इन्हें आधुनिक युग की मीरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब दोस्तों हम आगे पहुंचते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, बजट को किस सूची में रखा गया है ना। तो दोस्तों जो बजट है मैंने अभी बताया था कौन सी सूची में रखा गया है, समवर्ती सूची में रखा गया है। किसको, बजट को। ठीक है दोस्तों, समवर्ती सूची में। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया। अब दोस्तों ये राष्ट्रीय ध्वज की बात कर रहा है, राष्ट्रीय ध्वज। ठीक है, तो दोस्तों जो राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, तो वो अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज है ना, जिसका जो लंबाई चौड़ाई का रेशियो कितना होता है, 3:2। इसको कब अपनाया गया, 22 जुलाई 1947 को, है ना। तो दोस्तों हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, रेल बजट को सामान्य बजट से किस समिति की सिफारिश के आधार पर अलग किया गया है। मतलब रेल बजट है और एक सामान्य बजट है। ठीक है, तो रेल बजट को सामान्य बजट से अलग, देखो रेल बजट आपको पता है अलग रखा गया है सामान्य बजट से, है ना। तो ये किस समिति की सिफारिश के आधार पर अलग किया गया है, क्योंकि रेल मंत्रालय अलग मंत्रालय है ना। ठीक है, तो ये किसके आधार पर किया गया था। तो दोस्तों ये किया गया था औखवर्थ समिति के आधार पर। किसके, औखवर्थ समिति के द्वारा ये अलग हुआ था। ठीक है, चलो दोस्तों हम आगे पहुंचते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रेल बजट को सामान्य बजट से, ये हमारा हो गया है दोस्तों, है ना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय तिरंगा झंडा की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। दोस्तों लंबाई का पहले पूछा है और चौड़ाई का बाद में। ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या होता है, 3:2। और यदि चौड़ाई और लंबाई का पूछता तो 2:3, है ना। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 3:2।
है ना। चलो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के अधिकार को संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। सॉरी दोस्तों, संपत्ति के अधिकार, किसको? संपत्ति के अधिकार को संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है ना, हटा दिया गया। तो वो कौन से संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया संपत्ति के अधिकार को? ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता है कि जो संपत्ति का अधिकार है उसको कौन से संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया है? तो वो 44वें, कौन से? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, बोल रहा है मूल अधिकारों का रक्षक किसे माना जाता है? जो मूल अधिकार हैं हमारे, है ना, उन मूल अधिकारों को जो रक्षक है उसे किसको माना जाता है? तो दोस्तों जो मूल अधिकारों का रक्षक है वो सर्वोच्च न्यायालय को भी माना जाता है और उच्च न्यायालय को भी माना जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, सर्वोच्च न्यायालय आएगा तो जो ये सही रहेगा और उच्च न्यायालय आएगा तब भी सही रहेगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर रहेगा ए बा बी दोनों, सॉरी दोस्तों, ए बा सी दोनों, है ना। इसमें सी है तो यहाँ सी कर लेना, ए बा सी दोनों रहेगा। ठीक है। चलो हमारा दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बोल रहा है किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है ना, किस अनुच्छेद के द्वारा? ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है अनुच्छेद 21A, है ना। अनुच्छेद 21A के द्वारा जो संविधान अनुच्छेद 21A के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार जो है ना वो अनिवार्य कर दिया कि 6 से 14 वर्ष के लिए जो अनिवार्य है शिक्षा दी जानी चाहिए। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों, है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को निर्देश देता है कि वह क्या करे? ठीक है, तो दोस्तों जो अनुच्छेद 40 है वो ये निर्देशित करता है कि ग्राम पंचायतों का क्या होना चाहिए? गठन होना चाहिए। ठीक है, तो ये ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है, कौन? अनुच्छेद 40। ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है ना, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? जो भारतीय संघ है उसकी शक्ति किसमें निहित है? तो दोस्तों आपको हमेशा याद रखना है कि सर्वोच्च जो शक्ति वाला जो पद होता है वो होता है राष्ट्रपति। ठीक है, सर्वशक्तिमान कौन होता है? राष्ट्रपति। संघ की जितनी भी शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के हित में रहती हैं। ठीक है, तो इसका दोस्तों हमारा सही आंसर क्या रहेगा? राष्ट्रपति। तो दोस्तों आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा और दोस्तों आपको ये स्कोर आपने कर लिया होगा कि आपने 25 में से कितने क्वेश्चंस को सही किया है। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आपके सही हुए हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब अगली वीडियो में दोस्तों हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।